अगर जीएल शर्मा को टिकट मिलती है, वो विधायक बनते हैं, तो इस निकम्मे सिस्टम से निजात कैसे दिलाएंगे? लोग तो परेशान हैं। तो ऐसे में जीएल शर्मा के ऊपर क्यों भरोसा करें, वो जब सभी ये कह रहे हैं कि हमारी जेब के अंदर टिकट है, हम तो लेकर घूम रहे हैं। टिकट एक है, किस किस की जेब में है? आपकी जेब तक पहुंची या नहीं पहुंची? दुनिया को आशीर्वाद देना है बड़ा सस्ता काम है, और राजनीतिक क्षेत्र में आकर के जो रोज़ गाली खाना है, और वो आम आदमी पार्टी तो आम ही है। चुनौती किससे मान रहे हैं? टिकट बिल्कुल नहीं, बहुत भारी गलतफहमी कांग्रेस के नेताओं के दिलों में फैल गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में राजनीतिक गर्मा गर्मी खूब चल रही है। इस सब के बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर रही है जीत तो उनकी है, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसे टिकट दे रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी है और गुरुग्राम विधानसभा से टिकट के दावेदारों में से एक है। टिकट की दावेदारी और चुनाव से पहले मैं एक अलग मेरा सवाल ये है, वो है गुरुग्राम को लेकर। गुरुग्राम में आप रहते हैं, गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव इस बार आप लड़ना चाहते हैं। पिछली बार भी आपने कोशिश की थी और उससे पहले भी। लेकिन सबसे बड़ा जो दर्द है इस शहर का, वो है कि जो ये निकम्मा सिस्टम है, ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जो ये शहर इस निकम्मे सिस्टम की वजह से हर रोज़ परेशान हो रहा है, रो रहा है, तकलीफ़ में रहता है। अगर जीएल शर्मा को टिकट मिलती है, वो विधायक बनते हैं, तो इस निकम्मे सिस्टम से निजात कैसे दिलाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, और देश की स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी देता हूँ और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो प्रश्न आपने किया है, इसके सबसे बड़ा जो उत्तर है, इसके लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दूसरा, वो व्यक्ति, वो जनसेवक जो अपने आप में खुद में ऑनेस्ट है, तो वो सारे सिस्टम को ठीक करने में सक्षम है। उसके लिए आपको स्वयं को खपाना और तपाना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं लोभ लालच से दूर रहना पड़ता है। तो वो मेरे अंदर आज तक भगवान की कृपा रही है, क्योंकि बहुत से लोग तो ये सोचते ही होंगे कि भी मैं ईमानदार हूँ, ऐसा कहने में कोई नहीं, लेकिन मैंने प्रूव करके दिखाया हुआ है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं सरकारी अधिकारी था, मैं वहाँ पे मेरे घर में एक पैसा मेरे घर में आज तक भ्रष्टाचार का नहीं आया। मैं सरकार में चेयरमैन रहा, एक वो घाटे की संस्था थी, उसको 42 करोड़ के लाभ में छोड़कर उस वक्त भी मेरे नीचे IAS और HCS अधिकारी थे। 6 HCS अधिकारी लगा लीजिए, और वो लगभग एक IAS हमारा जो MD होता था वो था। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इस बात को प्रूव किया है कि आई एम द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आई विल डू समथिंग बट आई नीड टू हेल्प द पीपल ऑफ गुरुग्राम। मतलब जो सेवक के रूप में, क्योंकि जिस दिन आप मालिक के रूप में अपने आप को मान लेते हैं ना, तब ये दिक्कत होती है। फिर आप सोचते हैं जनता जाए भाड़ में। लेकिन मेरी सोच में जनता की सेवा करने का अच्छा माध्यम यही है, और मैं अपने आप को, भगवान ने मुझे दाल रोटी दे रखी, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको भगवान ने इतना दे दिया कि वो अपनी मेहनत से खा कमा के आराम के साथ में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं। तो मेरे घर में एक भी पैसा किसी प्रकार का लोभ लालच का आने वाला नहीं है। जब मैं ईमानदार हूँगा, तो अधिकारियों पर साइकोलॉजिकली भी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उन पर कार्रवाई करते हुए जो भ्रष्ट लोग हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। अगर भ्रष्टाचार से निजात मिल जाती है गुरुग्राम को, तो गुरुग्राम की ये जो समस्याएं हैं, आप देखिए नगर निगम का 2000 करोड़। लेकिन उससे पहले एक बड़ी समस्या ये है कि जब भी चुनाव आते हैं, जो भी उम्मीदवार हैं लोगों के पास जाते हैं, इसी तरह के क्रांतिकारी बयान देते हैं। अगर हम पीछे चलें, कोई भ्रष्टाचार का जुगाड़ करके तिजोरी भरने में लगा हुआ था, कोई प्लॉटिंग कर रहा था, कोई तो घर के अंदर ही घुसकर बैठ गया, बाहर ही नहीं निकल रहा है। लोग तो परेशान हैं। तो ऐसे में जीएल शर्मा के ऊपर क्यों भरोसा करें? वो तो उसी कैटेगरी में सोचेंगे ना कि जीएल शर्मा जी भी जो आज क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं, कल को उन जैसे ही होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने लगातार 25 साल से गुरुग्राम की कोई ऐसी गली नहीं होगी, मोहल्ला नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया हूँगा। और बेसिकली लोग मुझे अलग हटके, अगर जीएल शर्मा जनता के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला नहीं होता, तो अब तक मिट गया होता, जीरो हो गया होता। मैंने 2009 से 2014, 2019 तक टिकट मांगा, मेरे को टिकट नहीं मिल गया, सब कुछ हट गया होता। कौन किसके साथ रहता? सब पावर के साथ रहते हैं। आज जीएल शर्मा अगर आवाज़ देता है, 1,500 व्यक्ति एक आवाज़ पे खड़ा हो जाता है, तो मैं कहीं ना कहीं जिंदा हूँ, लोगों के दिलों में तो हूँ। मैं लोगों के दिलों में इसलिए बसता हूँ कि
कि मैं छोटे से छोटा व्यक्ति है, अगर उसकी कॉल आती है तो मैं उसको अटेंड करता हूँ, उसके लिए मैं बॉदर करता हूँ, टेंशन लेता हूँ, अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ, मैं मौके पे पहुँच जाता हूँ। तो ये लोगों ने मेरी जो कार्यशैली देखी है उस पे लोगों को भरोसा है कि एक बार अगर ऐसे व्यक्ति को एक बार प्रयास करके देखे, मैं तो कह रहा हूँ जनता भी देख के, मेरी पार्टी अगर एक बार मुझ पर भरोसा कर ले, भाई आपने एक बार भरोसा करा, मुझे चेयरमैन बनाया, मैं वहाँ रिजल्ट दे के आया ना। घाटे की संस्था जो सारी सरकारें रैली कभी नहीं थी, मैं उसको छोड़ के आया लाभ में। एक बार मुझे अगर भरोसा, जनता का भरोसा मेरे पे है, लोग, मैं अपनी छोड़ दीजिए, मेरे दल के कार्यकर्ताओं की छोड़ दीजिए, आप ईमानदारी से विपक्ष के नेताओं से पूछ लीजिए जीएल शर्मा कैसा व्यक्ति है, वो कहेंगे अच्छा व्यक्ति है। तो अच्छे व्यक्ति को एक बार साथ मिलना चाहिए, मिलने के बाद में इसलिए जनता मुझे भरोसा करेगी कि लोगों को पता है कि मैं बेईमान नहीं हूँ, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, पापी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, बलात्कारी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का भय ही नहीं। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके, जो कोई तो पूछे आपकी बहन कितनी, मैं कहता हूँ लाखों, भाई बेटे कितने लाखों, भाई कितने हैं लाखों, बुजुर्ग कितने हजारों। तो उन सब में अपनी एक पैठ मैंने अपने कर्म से बनाई हुई है, चूँकि मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आप जल तो मैं हाथ में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन क्या अपने शब्दों को हथेली पर रख कर ये कसम उठाते हैं कि जो पुराने विधायक जो भ्रष्टाचारी हुए, जिनका जिक्र और जिनके बारे में जो तारीफ़ें भी आपने कई तरह से की, उस तरह की चीज़ें जो वो भ्रष्टाचार, जीएल शर्मा जी जो है अगर विधायक बनते तो नहीं आएगा? नहीं, मैंने तो अपने प्लांटों में, जब मैं 42 करोड़ के लाभ में जब मैं लेके आया था अपने प्लांट को, अपनी डेयरी को, तो मैंने सबको गंगाजल हाथ पे दरवा के कसम उठवाई थी कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है इसका पैसा थारे घर में आता है तो ये आपकी औलाद को ख़राब करेगा, आपको किसी प्रकार की दुनिया भर की ऐसी चीज़ें देगा जिससे तुम सोच भी नहीं सकते। फिर आखिरी में आपको भगवान को जी देना है, तो आप साथ अगर कोई लेके जाता हो खूब करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, खरबों रुपये करो, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा गया कि जो साथ लेके, मुझे ये पता है कि मेरा जीवन जितना भी मैंने जिया है वो ईमानदारी से जी लिया। मुझे कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। पहले जब बिल्कुल ही हम ये मान के चलें कि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब हम लालच में नहीं आए, वे बेचारी या भ्रष्टाचारी नहीं बने। तो आज तो ज़रूरत, राम जी ने ईमानदारी से इतनी ज़रूरतें पूरी कर दी, तो मुझे ये शो करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये गंगाजल नहीं, मैं गंगाजल हाथ में ले लेके लोगों को कहा है, स्वयं कहा है कि आप भ्रष्टाचारी मत बनिए, क्योंकि कुछ साथ जाने वाला नहीं है। दो खाते हैं, एक खाता साथ जाएगा, जो आप आज के दिन अच्छा करेंगे। मैं एक बार ये सिद्ध करके, मैंने सरपंच बना था, मैंने प्रूव किया। मेरे को डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन बना, मैंने प्रूव किया। मैं जो भी बनाऊँ ना, मैं, पार्टी ने मेरे को संगठन का काम दिया, मैंने सिद्ध किया, मैंने प्रूव किया। तो जॉब के प्रति जब आपकी डेडिकेशन, मेरी डेडिकेशन किसके प्रति रहनी चाहिए? मेरी डेडिकेशन गुड़गांव की जनता के प्रति रहेगी, मुझे जिताएगी, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। और उसके लिए स्वाभाविक है कि अगर मैं ईमानदार हूँगा तो ही कर गुजरूंगा। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मैं दब जाऊँगा, डर जाऊँगा, तो फिर काम नहीं होना। चलिए अब टिकट पर आते हैं। टिकट की दावेदारी, आप जैसे आपने भी कहा, पिछले लंबे समय से आप ठोक रहे हैं। 2024 को लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे और भी नाम हैं यहाँ पर, और जातिगत अगर वो करें, कितना ही कहिए कि पार्टियां जाति नहीं सोचती है, लेकिन उस समीकरण से बाहर ना देश निकल सकता है, ना राज्य निकल सकता है, ना विधानसभाएं निकल सकती है। तो गुरुग्राम में एक तरफ बनिया है, एक तरफ पंजाबी, और तीसरा ब्राह्मण भी जो है वो बीजेपी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में जब सभी ये कह रहे हैं कि हमारी जेब के अंदर टिकट है, हम तो लेकर घूम रहे हैं, टिकट एक है, किस किस की जेब में है? आपकी जेब तक पहुँची या नहीं पहुँची? ऐसा है जी, गुरुग्राम में मेरे को जो गुड़गांव की जनता है वो सामाजिक समरसता का प्रतीक के रूप में मानती है। तो मेरे लिए जाति गौण है, जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ और ब्राह्मण जाति से, तो ब्राह्मण जाति के विषय में भी चाहे लोग कुछ भी बोले, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, अगर कोई हिंदुस्तान को समझता है, हिंदुस्तान को कोई जानता है, तो ब्राह्मण के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना करना, सनातन की कल्पना करना, हिंदू मत की कल्पना करना ही बेकार बेईमानी हो जाती है। कारण क्या है कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला ब्राह्मण ही है। अटक से लेके कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर देश को किसी ने रोक रखा है, तो वही मंत्र कश्मीर में है, वही मंत्र आपके साउथ में, वही नॉर्थ में, वही आपके ईस्ट वेस्ट में है। उस नाते से हम जुड़े हुए हैं। तो जो 36 बिरादरी वो ब्राह्मण के अंदर समाई है। महर्षि वाल्मीकि की हम बात करें, संत गुरु रविदास की बात करें, हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करें, हम हनुमान जी और राम जी की बात करें, तो ये सारे 36 बिरादरी को ब्राह्मणों ने प्रो करके लोगों के बीच में जो सनातन मत को पेश कर रखा है, जिस सनातन मत पे हम सब लोग चल रहे हैं,
मैं ये कह सकता हूँ कि जाति बिरादरी से ऊपर उठ के लोग मुझे साथ देंगे। स्वामी धर्मदेव का नाम भी आ रहा है, एक बार फिर से चर्चाओं में है। वैसे उनके समर्थक या उनकी तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, चर्चाएं हैं कि पूर्व के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी धर्मदेव को जो है विधानसभा गुरुग्राम से लड़वा दिया जाए। तो ऐसे में जो बाकी लोग इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, मुझे 1% भी नहीं लगता कि जिनका पूर्व मुख्यमंत्री जी की आप चर्चा कर रहे हैं वो बहुत सियाने समझदार व्यक्ति है। स्वामी धर्मदेव अपने आप में धर्मगुरु हैं। धर्मगुरुओं का राजनीति से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। जो बात मेरे पे लागू होती है वो धर्मदेव पे भी लागू, मैं बता रहा हूँ आपको, जो बात एक आम इंसान पे लागू होती है वो धर्मदेव जी पे लागू होती है। बल्कि जो व्यक्ति, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूँ, मुझसे अगर कोई गलती होती तो भगवान मुझे क्षमा कर सकता है। लेकिन महात्मा जातिवाद में फंस के, महात्मा अगर जो महात्मा है तो उसको तो स्वाभाविक तौर पे इतना भारी दंड मिलने वाला है। कोई भी, मैं स्वामी धर्मदेव जी के लिए नहीं बोल रहा है शब्द, ऐसा गृहस्थ जीवन में चारों पल्ले कीच में होते हैं, तो परमात्मा ने छूट दी कि भाई तुम्हारे बच्चे उच्चे पालने एक आध झूठ झाट बोल सकते हो। लेकिन महात्मा होकर के और धर्मात्मा होकर के कोई व्यक्ति अगर पाप करता तो उसको सबसे ज़्यादा दंड मिलता है। मेरे सामने ही स्वामी धर्मदेव जी ने, मैं नहीं, हजारों लोगों के सामने ये विषय रखा था। और मैं ये इसलिए उनकी तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था 60 पार कर ली। लोग मेरे बारे में बहुत से आकलन करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में कभी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं रखूँगा। और ये 60 वर्ष का उनका एक सम्मेलन उन्होंने किया था, उसमें किया था। ये लोग जो उछालने वाले लोग हैं, जैसे मैं क्या नाम लूँगा बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग इस चीज़ों को उछालते हैं और उछाल करके दूसरों को भय पैदा करते हैं। जहाँ तक स्वामी धर्मदेव जी की चुनाव लड़ने की भी बात अगर हम करते हैं तो स्वामी धर्मदेव जी चुनाव लड़ चुके। गुड़गांव के लोग, पंजाबी लोग देख तो लिए कितनी वोट लोकसभा में उन्होंने मिली थी। वो अच्छे से जानते हैं कि चुनाव लड़ने वाला विषय है, ये बड़ा खतरनाक है। महात्मा होना, धर्मात्मा होना, दुनिया को आशीर्वाद देना है बड़ा सस्ता काम है। और राजनीतिक क्षेत्र में आकर के जो रोज़ गाली खाना है, जो पैर छूने थे उसके बजाय लोगों के पैर छूने हैं, वो विपरीत काम नहीं करने वाले बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान, अच्छे आदमी हैं, हमारे साधु महात्मा हैं, तो उनको हम गलत नहीं कह सकते। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ऐसा है कि गुड़गांव में पंजाबी वर्ग भी मांग रहा है, अपना ब्राह्मण भी टिकट मांग रहे हैं, अपना वैश्य वर्ग भी टिकट मांग रहा है। और इनसे अलग हटके भी मांगना चाहिए। टिकट मांगना कोई बुरी बात थोड़ी है। और कोई महात्मा भी मांगे तो कोई बुराई नहीं है, धर्मदेव जी भी मांगे तो कोई बुराई नहीं है। धर्मदेव जी ने तो चूँकि अपने मुंह से ये घोषणा कर दी थी, तो मुझे 1% भी नहीं लगता कि कोई महात्मा भी अपने शब्दों से बैठ जाता है। और अगर वो आते हैं तो हमारा तो स्वागत है, उनका भी स्वागत है, हम तो उनका भी वेलकम करेंगे। और कोई भाई आए उसका भी वेलकम करेंगे। महात्मा क्यों, परमात्मा तो सबका ही है। तो जिनकी आत्मा में, पर अपने तो गृहस्थी में परमात्मा समाया है। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण को अगर टिकट मिलती है अब की, क्योंकि अब की बार वैश्य वर्ग से उमेश अग्रवाल जी को टिकट लगभग उनकी पक्की है। जिस हिसाब से उन्होंने प्रचार शुरू किया, मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई शक शुबा इस बात का है। और वो आम आदमी पार्टी तो आम ही है, तो खास आदमी कोई टिकट देती है। तो उमेश जी भी आजकल खास आदमी हैं हमारे, कोई बात नहीं, विधायक रह गए, खास तो हो ही गए ना, हमसे खास हो चुके हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से वो खास हुए हैं। कांग्रेस से भी मोहित कांग्रेस भी पंजाबी वर्ग में सोच रही है टिकट देने की। मोहित को अगर लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, मुझे नहीं पता। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण लगातार मांग कर रहा है, लगातार, मतलब मेरे रूप में ही मांग कर रहा है। चाहे आप यही मान लीजिए मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, लेकिन मेरे अंदर 36 बिरादरी समाई है, 36 में मैं हूँ। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी जनसभा जब भी आप कहीं देखेंगे तो उसमें 36 बिरादरी के लोग और बहन भाई और युवा साथी भारी संख्या में होते हैं। तो मैं बेशक पैदा ब्राह्मण में हुआ, मेरा कर्म तो रहा, पैदा ब्राह्मण के घर हुआ, कर्म मैंने किसान का, मैं एग्रीकल्चर, हमारे पास ज़मीन थी। उसके बाद में मैंने व्यवसाय कर लिया, तो मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं व्यवसायी भी हूँ। मुझे वैसे भी आप मान सकते हैं भाई, दुकान करने वाला जो भी है वो व्यवसायी है, व्यापारी है, तो मैं वो भी हूँ। किसान मैं रहा और मैंने मजदूर का काम किया, तो मुझे एससी वर्ग का भी आप मान सकते हैं। तो सब वर्गों में हूँ। तो अगर यहाँ पे पार्टी अब की बार, ये स्वाभाविक है, मेरे को जहाँ तक सोच है,
भारतीय जनता पार्टी अभी अपने जो भी मापदंड है वो सब परिपूर्ण कर रही है। अब की बार जीएल शर्मा को टिकट देगी, जीतेगी। यानी कि अगर समीकरण को समझे, आम आदमी पार्टी से उमेश अग्रवाल है तो बनिया बिरादरी की दावेदारी ख़त्म हो जाती है, और अगर कांग्रेस से मोहित ग्रोवर को टिकट देती है, जिसकी की उम्मीद है क्योंकि मोहित ने भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी कि टिकट अगर मिल रही है तभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो मोहित ग्रोवर को टिकट देती है तो पंजाबी बिरादरी की, तो ऐसे में जो हम जिक्र भी करते हैं कि लॉटरी लग सकती है, और अगर देखें भी मतलब व्यवहारिक तौर पर भी इसको समझें तो उस हिसाब से भी इस दावे को मजबूत मानते हैं। मुझे लॉटरी नहीं चाहिए, मुझे मेरे कर्म का फल चाहिए। और ये कृष्ण जी भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में है, कर्मणे वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो एक तो ये है कि मुझे जातिवाद पे टिकट नहीं चाहिए, जाति से ऊपर जीएल शर्मा टिकट मांग रहा है, जाति से ऊपर उठ के टिकट मांग रहा है। दूसरा, मुझे लॉटरी नहीं लगानी। लॉटरी तो वो लोग लगा जो धन सेवा चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आजकल तो धंधा बन गया है ना इन्वेस्टमेंट वाला, जन सेवा के बजाय धन सेवा। तो अपने पास धन सेवा की सोच ही नहीं है। मुझे केवल जातिवाद से ऊपर उठ के टिकट चाहिए, मुझे लॉटरी नहीं लगानी है। मुझे ये टेंशन 5 साल की लेनी है, गुड़गांव को किस तरह से ठीक करना ये मुझे आता है और मैं वो करके दिखाऊंगा। अगर गुरुग्राम की जनता ने, मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, डेफिनेटली विद इन 5 ईयर्स आप देखेंगे कि गुड़गांव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखने वाले होंगे। यहाँ पे जो करप्शन का सिस्टम चल रहा है इसको रोकने में जीएल शर्मा अपनी जी जान लगाएगा। और अगर किसी कारण से, क्योंकि नीचे से ऊपर तक ही अगर सिस्टम रहा जिसमें मैं फेल होता दिखाई हुआ, तो मैं रिज़ाइन करके अपने घर बैठना पसंद करूंगा। लेकिन एक बार 5 साल लोगों के लिए लड़के इस गुड़गांव को सुधारना चाहूँगा। उसके बाद में जो मर्जी जिसको पार्टी टिकट दे, जो मर्जी किसी को जनता बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं एक अच्छा सेवक आपने चुना था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 साल बाद में अगर मुझे वोट मांगने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी फिर मैं ये मान के चलूँगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं पाया। इसलिए मेरे पास दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, रिजल्ट देने वाला कार्यकर्ता हूँ। सोचता हूँ लोगों के भले की सोचता हूँ, क्योंकि जीवन का ये, हमारे सबके जीवन का ये 60 साल से ऊपर का अंतिम पड़ाव होता है। भाई ब्रह्मचर्य जीवन है आपका, उसके बाद में गृहस्थ जीवन आप लेते हैं, फिर आपका ये आता है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अभी जो जीवन है लास्ट पड़ाव में, इसमें आदमी कुछ करके जाए। मेरी भी भावना है कि मैं यहाँ पे कुछ करके जाऊँगा, लोग मुझे याद रखेंगे। बड़े बड़े महात्मा हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हुए, महात्मा गांधी जी को आप समझ सकते हैं, बहुत से नेताओं को आज भी जनता याद करती है जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। मैं गुड़गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरी भावना है। उस भावना को एक बार कदर करके लोग भी और मेरी पार्टी भी देख ले। अगर मैं कदर कर पाया और मैं जो सोच रखी वैसा कर पाया तो स्वाभाविक तौर से मेरा नाम रहेगा। अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल मात्र ये सिद्ध करना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन बी ए बेस्ट पॉलिटिशियन। राजनीतिक व्यक्ति वैसा नहीं होता जो आज तक हुए हैं, ये अलग से हटके मैं करना चाहता हूँ। और मेरी पार्टी विद डिफरेंस पार्टी, तो आई एम द पॉलिटिकल मैन विद डिफरेंस। चुनौती किससे मान रहे हैं? टिकट की तो खैर छोड़िए, टिकट तो अब जब आएगी तब आएगी, और हम भी खैर हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको कि आपको टिकट मिले और जो विज़न लेकर आप चल रहे हैं वो ग्राउंड पर दिखे। लेकिन जो चुनौती की बात करें, यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी से अगर उमेश अग्रवाल को टिकट मिलती है वहाँ चुनौती है, या फिर कांग्रेस से मोहित ग्रोवर को अगर टिकट मिलती है? क्योंकि पिछली बार मोहित ग्रोवर ने 48,000 वोट लिए थे और उससे पहले उमेश अग्रवाल विधायक थे। गुरुग्राम में, वैसे पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की फाइट होने वाली है। मतलब चुनाव भाजपा वर्सेस अदर्स वाला पहले था, लेकिन अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं किन्हीं क्षेत्रों में, खासतौर से पंजाब के साथ लगते क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देने वाली स्थिति में नहीं है। जैसे गुरुग्राम में अगर मैं बात कर रहा हूँ, उमेश अग्रवाल और विधायक हैं, लोगों ने उसको देखा हुआ है, वो एक बार विधायक बन लिए। उसके बाद में किन लोगों में उसकी कैसी छवि है तो वो मुझे या मेरी पार्टी को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नाते से यहाँ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होने वाली है। चलिए, ये तो टिकट के दावेदार के तौर पर थे। एक दो छोटे छोटे सवाल लूँगा क्योंकि आपके पास प्रदेश के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान आया कि उन्होंने साफ कहा बदमाशों को कि 30 दिन का समय है, या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो फिर छुड़वा देंगे। मतलब इस बयान के मायने क्या निकाले जाए कि क्या अब बीजेपी साफ हो रही है और कांग्रेस आ रही है?
बिल्कुल नहीं, बहुत भारी गलतफहमी कांग्रेस के नेताओं के दिलों में फैल गई है और ये बात उनको अंदर से स्वयं भी उनको मालूम है कि इतनी भारी जो लोकसभा के चुनाव है, इतनी भारी एंटी इनकमेंसी हमारे खिलाफ अप्लाई गई, इतने झूठे नैरेटिव सेट किए गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, किसान आंदोलन के रूप में किए गए, पता नहीं क्या क्या जो होना चाहिए था वो सारा राजनीतिक क्षेत्र में जो आप अस्त्र शस्त्र फेंकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो सब किए गए थे। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर विजय प्राप्त की है, कांग्रेस 42 सीटों पर विजय प्राप्त की है, 4 पे आम आदमी ने विजय प्राप्त की है। तो आप लोकसभा में इतना भारी दिक्कत होने के बावजूद, इतना भारी झूठ के बावजूद बीजेपी 44 सीट पे खड़ी है जीतने पे। और अब तो नायब सैनी जी के, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में हमारा पिछड़ा वर्ग का जिस हिसाब से उन्होंने अगड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, दलित को, शोषित को, पीड़ित को, महिला को, युवाओं को, जो कितना ही 1,40,000 तो मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है, तो कितना ही नायब सैनी जी ने इतना काम कर दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ मेरे अपने विचार से 20 से 30% लोकसभा चुनाव के बाद में एकदम से नायब सैनी जी अपनी कार्यशैली से, क्योंकि वो आम घर का बेटा है, गरीब घर का बेटा है, पिछड़े वर्ग से आता है, उसने सारे कष्ट झेले हुए, तो लोगों के कष्टों को दूर करने में, चाहे सरपंच जी का मामला हो, चाहे अपने कॉरपोरेटर का मामला हो, जो हमारे नगर पार्षद थे, नगर परिषद, नगर पालिका, नंबरदार, मतलब जो आम जनता थी उसको जिस प्रकार से जन सुविधा दी है, 500 रुपये में बहनों को, जो बीपीएल परिवार हैं उनको सिलेंडर देना, ऐसी बहुत सी चीज़ें कर दी हैं, जिसके बाद में एकदम से ग्राफ उठा है और लोग विश्वास करने लगे हैं कि भाई नायब सैनी जी को कम समय मिला है, तो नायब सैनी जी को हमको 5 साल इस आम घर के बेटे को और देने चाहिए। इस नाते भाजपा तो तीसरी बार सरकार बनाएगी, नायब सैनी दूसरी बार सरकार बना करके मुख्यमंत्री बने। ये एक आखिरी सवाल, राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? राज्यसभा के लिए मेरे बस में नहीं है ये, चूँकि मेरे से बहुत ऊपर का प्रश्न है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिसको भी पार्टी भेजेगी, हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, किसी अच्छे व्यक्ति को ही भेजने का काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे GS शर्मा जी, और हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आप जो टिकट की दावेदारी में है आपको टिकट मिले, और जो विज़न आप लेकर चल रहे हैं गुरुग्राम के लोगों के लिए, उस विज़न को भी पूरा करने का काम करें।